साथियों, आज हम लोग बस्तर संभाग के बेहद बुद्धिजीवी साथियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का जो मुद्दा है वो बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन सभी मुद्दों के ऊपर में बात करेंगे और यकीनन आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, आज जो भारत देश की जो स्थिति है और उसमें हमारे जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी, ये जो लोगों की स्थिति है बद से बदतर हो गया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें धार्मिक रीति रिवाज में हमें ज़्यादा तकलीफ़ दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं भेद खोलूँगा आप देखेंगे कि आपको सामाजिक प्रताड़ना भी मिल रही है, धार्मिक प्रताड़ना भी मिल रही है। हाँ, उसके बाद में आप लोगों को आर्थिक प्रताड़ना भी दिया जा रहा है ना। आपका मेंटल हरासमेंट करने का भी पूरा कार्यक्रम बना है। मतलब ये सब एकदम पैरेलल में चल रहा है। पैरेलल में चल रहा है मतलब बिल्कुल एकदम से एक साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है। अभी देखिए, संविधान, भारत देश जो है हमारे संविधान से चलता है। संविधान में जो मतलब कि जो उद्देशिका है, जो पहले पन्ने पे है उद्देशिका लिखा हुआ है, उस उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है कि हम न्याय पे, भाईचारा पे, बंधुता पे, है ना, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री से आप लोग सुनते हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र का निर्माण इंसान के निर्माण होगा, इंसान निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। इंसान को वही भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है वो दबाने का प्रयास कर रहा है और खोखला दावा कर रहा है कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ऐसा कैसा हो सकता है? यानी कि उसका कथनी और करनी में बहुत भयंकर षड्यंत्र है। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी दमन कर रहा है, आपको धार्मिक रूप से दमन कर रहा है, सामाजिक रूप से दमन कर रहा है, प्रशासनिक रूप से दमन कर रहा है, आर्थिक रूप से दमन कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी। आपको यहाँ पे जो सामाजिक संगठन जो ब्राह्मणों ने बनाया है ना, आरएसएस बनाया है, विश्व हिंदू परिषद बनाया है, बजरंग दल बनाया है और बहुत सारा दल बनाया है, उसके माध्यम से आपको सामाजिक प्रताड़ना मिलती है। उसके माध्यम से सामाजिक प्रताड़ना मिलती है। सामाजिक प्रताड़ना के साथ साथ में आपको धार्मिक प्रताड़ना मिलता है। और उन लोगों को जिसको समाज में एंटी सोशलिस्ट बोला जाता है, असामाजिक तत्व बोला जाता है, दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में उसको गुंडे मवाली बोला जाता है, उन लोगों का सुरक्षा कौन कर रहा है? प्रशासन कर रहा है। तो एक तरफा मतलब कि सिर्फ कुछ एक तबका उठा उसके बाद में आपका विरोध कर रहा है, ऐसा मामला नहीं है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, उसमें उनका जो सामाजिक संगठन वो शामिल है और जो यहाँ पे कार्यपालिका के अंतर्गत में जो आपको यहाँ पे जो सेफ गार्ड मिलना चाहिए तो कलेक्टर उनके समर्थन में खड़ा है। संविधान बोल रहा है कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे ईसाई धर्मावलंबियों को यहाँ पे दबाया जा रहा है, ईसाई धर्म को मानने वालों को यहाँ पे दबाया जा रहा है, मुस्लिम धर्म को मानने वालों को दबाया जा रहा है, सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दिया जा रहा है, लिंगायत धर्म की मान्यता नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि समस्या यहाँ पे मल्टीपर्पस है। तो ऐसा मल्टीपर्पस क्यों है? अभी आप अगर इसका विरोध को देखेंगे तो सबसे पहले सिख धर्म मानने वालों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और वो जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार सब आप लोगों को पता है बहुत बढ़िया से, मतलब कि सिखों का इतना भयंकर कत्लेआम हुआ है उस समय पे। मुसलमानों को घृणा अभियान चलाया गया मुसलमानों के प्रति, उनका टीवी में, उनका सीरियल्स में, उनका मतलब कि सिनेमा में आप देखेंगे तो हर खलनायक मुसलमान ही होगा, हर खलनायक मुसलमान ही होगा। और उसको पिक्चर में दिखा के मुसलमानों को घृणा अभियान फैला के वो एसटी ओबीसी के बीच में कामयाब हो गए। और ज़्यादातर आज भी मुसलमानों को एसटी ओबीसी के लोग अपना दुश्मन ही समझता है। लेकिन आप हकीकत में अगर आप समीक्षा करने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा तो दूर दूर तक होता ही नहीं है। आप लोग गौर कीजिए, आपके आजू बाजू में मुस्लिम लोग हैं, आपको कितना प्रताड़ित करते होंगे? झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या कभी? लेकिन उन मुसलमानों को छोड़ के जैसे ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को कब्रिस्तान में दफनाने का नहीं दिया जा रहा, वो मुसलमान लोग तो नहीं किए ना, कोई दूसरा ही कर रहा है।
तो साथियों, इसमें क्या है समस्या के, मैं पूरी बातों को इसलिए ऐसा बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को समस्या तक ले जाना चाह रहा हूं, आप लोग रियलाइज करें, हर तरीके से महसूस करें, उसके बाद में हम उसके समाधान पे बात करें। हमारे साथ में समस्या क्यों बरकरार है? समस्या बरकरार होने के पीछे का जो मूल कारण क्या है कि उन्होंने अपने हम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करके विचारधारा को स्थापित किया। कैसा विचारधारा? कहीं हम लोग यहाँ पे आज बुद्धिजीवी साथी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप या तो कांग्रेस समर्थक होंगे, या भाजपा समर्थक होंगे, या फिर आप तृणमूल कांग्रेस समर्थक होंगे, या आम आदमी पार्टी समर्थक होंगे, या बहुजन समाज पार्टी समर्थक होंगे, या फिर मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी, आप इसका समर्थक होंगे। ऐसे ही कुछ हो सकता है ना? तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए लंबे समय तक केंद्र सरकार बनाने में कौन कौन कामयाब हुआ, तो केंद्र सरकार बनाने में कांग्रेस सफल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सफल हुआ है। तो ये लोग आपको पॉलिटिकली आपको समर्थक बनाया। कैसा समर्थक बनाया? अंधभक्त बनाया। मतलब कि ये सिर्फ आपको समर्थक नहीं बनाया, ये आपको अंध समर्थक बनाया। और आजकल का जो एक शब्दावली है कि भाई अंधभक्त बनाया इन्होंने पार्टी का, हमारा कांग्रेस, हमारा भाजपा, ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? और ये समर्थक कौन है? अगर मैं उनको संवैधानिक कैटेगरी में अगर मैं उनको मैं पहचान बताने का प्रयास करूंगा तो एसटी, एससी, ओबीसी यही समर्थक हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक है, इनके वोट से सरकार बनता है। और दिल्ली में जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, 93% विधिमंडल में ब्राह्मण बैठा हुआ है, वहां पे एसटी, एससी, ओबीसी का जो पूरा जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म। आपके समर्थन से सरकार बना, विधिमंडल में आपकी संख्या वहां पे बैठना चाहिए कानून बनाने में, लेकिन आप हैरान हो जाओगे यहां पे षड्यंत्र को देख के कि उस जगह पे 93% विधि बनाने वाला ब्राह्मण है। आप पॉलिटिकल पार्टी के बस समर्थक हैं और आपको समर्थन लेके वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद में आपके विरोध में फिर वो जन विरोधी नीतियां बनाते हैं, जन विरोधी नीतियां बनाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। संविधान बोल रहा है कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान बोल रहा है। और उन लोग सिर्फ एक धर्म को मानने के लिए मजबूर कर रहा है। संविधान के विरोध में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जन विरोधी नीति बनाया ना, कहां बनाया? वहां पे बनाया। अगर संविधान के हिसाब से चलता तो जो सामाजिक संगठन धर्म विरोधी नीतियों पे काम कर रहा है उसको सजा हो जाता। क्या सजा होता? देशद्रोह का सजा हो जाता, संविधान विरोधी का सजा हो जाता। और इसका सजा क्या है? फांसी की सजा है। जो सामाजिक संगठन ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, थाना प्रभारी, अगर उन लोग धर्म विरोधी काम कर रहा होता, भाई अनावश्यक रूप से हमारे जो धार्मिक अगुए होते हैं उनको उठा उठा के जेल में डालने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संविधान क्या बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको यहां पे किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, संविधान बोल रहा है। यहां का टीआई क्या बोल रहा है? तुम धर्म परिवर्तन करा रहे हो, चलो जेल घुसो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यानी कि यहां पे सामाजिक संगठन ब्राह्मणों का, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य अन्य सामाजिक संगठन धर्म विरोधी काम तो कर ही रहा है, संविधान के विरोध में काम कर रहा है। प्रशासन भी इन्वॉल्व है उसमें। विधिमंडल से धर्म परिवर्तन अधिनियम बनाया जा रहा है संविधान के विरोध में जाकर। संविधान बोल रहा है कि भैया यहां पे हर धर्म को मानने की इजाजत है, समानता है, क्योंकि संविधान के पहले पन्ने में लिखा हुआ है ना भाई, समानता, न्याय, भाईचारा, बंधुता के आधार पे हम समाज का और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और बार बार दावे के साथ में केंद्र सरकार बोल रही है कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र कैसे निर्माण करेंगे? एसटी, एससी, ओबीसी को दमन करो आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसके बाद में देश का विकास कैसे होगा? अगर मैं बोलूँगा कि इस बच्चा को मैं विकास करूँगा, भरण पोषण करूँगा, बहुत मजबूत बनाऊँगा और बचपन में ही मैं उसको कुपोषित वाला आहार दूंगा तो मजबूत हो पाएगा क्या? तो ये सरकार क्या कर रही है? तो कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे प्रमुख कारण ये है, ये तमाम समस्याओं को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो ब्राह्मण है वो डीएनए के आधार पे वो भारतीय नहीं है, डीएनए के आधार पे वो विदेशी है। और 1931 की जनगणना के अनुसार ब्राह्मणों की जो संख्या भारत में मात्र 3.5% है। और 3.5% ब्राह्मण को एक बहुत बड़ी बीमारी है, उस बीमारी का नाम है सुप्रीमेसी हासिल करना। सुप्रीमेसी हासिल करने का मतलब ये है कि यत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ ब्राह्मण ही रहे। उनको ये बहुत बड़ी बीमारी है, वो अपने लेवल तक किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी को आने ही देना नहीं चाहता। शासन में, विधिमंडल में 93% वो कब्जा करके रखा हुआ है, जबकि सरकार किससे बनता है? एसटी, एससी, ओबीसी से बनता है। षड्यंत्र का शिकार हो गया एसटी, एससी, ओबीसी।
भाई संख्या के आधार पे वहां पे विधिमंडल में होना चाहिए ना। अगर आदिवासियों का विधिमंडल में हिस्सेदारी 7.5% होना चाहिए, इससे समुदाय का विधिमंडल में 15% की हिस्सेदारी होना चाहिए, ओबीसी का 52% हिस्सेदारी होना चाहिए, माइनॉरिटीज का 15% का हिस्सेदारी होना चाहिए। ये सभी को मिला के वहां पे 85% का बनता है मामला। तो वहां पे विधिमंडल में कौन बैठा? उन्हीं लोग बैठा हुआ है। तो जहां लोकतंत्र का मतलब यही है कि जहां पे जिसकी संख्या भारी उसको उतनी की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यहां पे बस्तर संभाग में आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन पक्का मैं बता रहा हूं कलेक्टर यहां का पक्का ब्राह्मण ही होगा, आदिवासी तो नहीं होगा ना। कोई मंडावी एका कुजूर तिरकी ऐसा तो नहीं है ना, पोयाम वोयाम ऐसे तो नहीं है ना। कलेक्टर का क्या नाम है? अच्छा, नया कलेक्टर आया हुआ है। एसपी वही होगा, थाना प्रभारी वही होगा, एसडीएम वही होगा। यानी कि प्रशासन में भी संख्या के आधार पे हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन ये हिस्सा ना देके उन लोग वहीं पे जहां पे हमारे समाज को न्याय मिलता है जज बन के वही बैठा हुआ है। और मीडिया में जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है जहां से खबर प्रसारित होता है, ये खबर को छापने वाला भी वही ब्राह्मण ही, जिसको आप सुबह शाम खबर पढ़ के खबर समझ के पढ़ते हैं, वो खबर नहीं है, वो तो षड्यंत्र है। ये सब पूरा मामला है। मतलब कि वो जैसे उन्होंने जो उनका जो मनुस्मृति से देश चल रहा था उस समय उन्होंने जो समाज का व्यवस्था बनाया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय रहेगा, तीसरे नंबर पे शूद्र रहेगा, तीसरे नंबर वैश्य रहेगा, चौथे नंबर पे शूद्र रहेगा। और शूद्र का मतलब है ओबीसी। और जो आदिवासी है ये तो जंगलों में रहते थे, इनका तो गिनती नहीं है उस कैटेगरी में। जो सामाजिक व्यवस्था इन्होंने जो मनुस्मृति में बनाया था, और जो एससी के लोगों को उन्होंने अछूत बोला, अछूत लोगों की श्रेणी में रखा ही नहीं। सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय रहेगा, तीसरे नंबर पर वैश्य रहेगा, चौथे नंबर पर ओबीसी रहेगा, शूद्र रहेगा। ये 4 है। एससी और जो आदिवासी तो आउट ऑफ मतलब कि ये सिस्टम है यहाँ पे, ये चारों जगह पे। तो ये मामला है। तो साथियों, ये जो षड्यंत्र है आपके साथ में ऐसा बार बार इसलिए हो जा रहा है, धार्मिक प्रतिक्रिया से उन लोग मजबूत होता है। अभी जैसे ईसाई विरोधी मुहिम पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी जोर से चला जा रहा है, उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगता है। तो धर्मांतरण का आरोप जब लगता है तो जो एसटी एससी ओबीसी के लोग जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, वो ईसाइयों के प्रति स्वतः नफरत करना शुरू करते हैं। ये षड्यंत्र है, प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया क्या होता है कि भैया अभी जैसे वहां पे दीवार में जितना तेज से बॉल को यहां से फेंकूंगा, वो बॉल क्या करेगा, उतना ही तेजी से मेरे ओर वापस आएगा। तो समाज में जितना तेजी से ईसाई विरोधी मुहिम चलाया जाएगा, जो ईसाई धर्म को नहीं मानता है वो ईसाइयों के विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो ये सिंगल आउट करने का मामला है। हमारे आदिवासी लोग सिंगल आउट का मतलब को समझते हैं बहुत अच्छे से। हमारे आदिवासी लोग क्या है कि जंगल में सेंद्रा खेलने जाते थे। आप लोगों ने सेंद्रा सब सुना होगा, है ना। तो सेंद्रा जब खेलने जाते थे तो सेंद्रा में होता क्या था कि उस झुंड से एक पर्टिकुलर एक जानवर को हम चिन्हांकित करते थे, उसको हिगड़ाते थे, उसको साइड करते थे, सिंगल करते थे, उसके बाद उसको मारते थे, उसको सेंद्रा बोला जाता है। तो आज क्या हो रहा है ईसाइयों के साथ में, उसको सिंगल आउट करने का काम किया जा रहा है। और सिंगल आउट करने के पीछे उनका पर्पस क्या है कि अभी बड़ी तादाद में जो इंटेलेक्चुअल लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे, और उनके पास में बेहतर शिक्षा है, उनके पास में बेहतर नेतृत्व है, और ये लोग आने वाले समय पे ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो उस खतरा को कम करने के लिए उन लोग समझ गए कि इनको दबाव, अभी इनको इतना दबाव कि कभी उठ नहीं सके। और डायरेक्ट दबाव देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो इनके ऊपर में धर्मांतरण का इल्जाम लगाइए, इनके ऊपर में विदेशी होने का इल्जाम लगाइए। ईसाई धर्म मानने वाला विदेशी हो गया, और जो वास्तव में भारत देश में विदेशी है, विदेशी ब्राह्मण डीएनए के आधार पर प्रूफ हो चुका है, उसके पुरखों ने बहुत सारा किताब लिखा है, वे विदेशी हैं। वो विदेशी लोग यहाँ के एसटी एससी ओबीसी जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनको विदेशी बोला जा रहा है। उल्टा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यहाँ पे वो सहारा ले रहा है सामाजिक संगठन का, राजनीति का, शासन का, प्रशासन का, मतलब कि ऐसा करके ये दबाने का प्रयास कर रहा है। अभी देखिए उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में 2028 में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बन जाती है। 2028 में संविधान क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश के हिसाब से पूरा प्रदेश चलेगा, देश चलेगा। और वहाँ पे कोई सामाजिक असामाजिक तत्व टाइप का कोई संगठन अगर किसी ईसाई धर्म मानने वाले को प्रताड़ना करता है, या फिर वो पुलिस थाना में रपट दर्ज कराता है, तो शासन बहुजन मुक्ति पार्टी का एसटी एससी ओबीसी का शासन चल रहा है देश भर में,
तो क्या होगा, संविधान के अनुसार उनको निर्णय दिया जाएगा तुरंत, धर्मनिरपेक्ष देश है, मान सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। तो यहां पे आप लोगों जो फंसा के जेल में डालने को, प्रताड़ित करने का जो मामला चल रहा है, खत्म हो जाएगा। सामाजिक संगठन के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से आपको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भैया वो संविधान विरोधी काम कर, उनको सजा हो जाएगा, आपको सेफ गार्ड मिल जाएगा। आज जस्ट उल्टा है, सजा आपको मिल रहा है, सेफ गार्ड उनको मिल रहा है। जो आपके ऊपर जुल्म ढा रहा है उसको सेफ गार्ड मिल रहा है, जो सही रास्ते पे चल रहा है, संविधान के अनुसार चल रहा है, उसको सजा हो जा रहा है। तो ये जो चीज है, आपको इसको काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर करने के लिए क्या है कि अभी हमारे बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सामाजिक संगठन है, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर के, षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। और जब भी हम लोग संगठन को हम लोग जब चलाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से हम चला रहे हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन जब सामने वाला एसपी आपके सामने खड़ा हो गया, 2-4 काउंटर सवाल पूछना शुरू करेगा, तो आपका जवाब वहां खत्म हो जाता है। वो बोलेगा भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से भी ये फलाना धारा, ये धारा, वो धारा, ऐसा 5, 50, 15 सवाल पूछ देगा ना, उसके बाद में इधर का हिस्सा काम का नहीं करेगा। और उनके पास में अगर एक्सपर्ट टीम होगा तो फिर उसका विश्लेषण करेगा, उसका काउंटर करेगा। तो क्षेत्रीय संगठन के पास में इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत कमी होने की वजह से काउंटर प्लान बन नहीं पाता है। तो इस टाइप का परिस्थितियों को देखते हुए देश में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का सामाजिक संगठन का उदय हुआ। और पिछले मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये जो भारत मुक्ति मोर्चा चल रही है, मदर ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ है और उसका जो बेटा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, वो भारत मुक्ति मोर्चा है। तो बामसेफ की जो आयु है यहाँ पे भारत देश में 48 ईयर्स हो गया चलाते चलाते। और ये पूरा देशव्यापी संगठन है और ये कर्मचारियों का संगठन है, बुद्धिजीवियों का संगठन है। और बुद्धिजीवी आंदोलन नहीं कर सकते, बुद्धिजीवी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा को यहाँ पे लाया। और भारत मुक्ति मोर्चा का इस बार 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार में संपन्न हुआ, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन। और ये 14 साल का जो बालक का जवानी अगर इतना हसीन है, यानी कि 14 साल के जो बालक का बचपना अगर इतना हसीन है 14 साल का, तो सोचो भारत मुक्ति मोर्चा की जवानी कितना हसीन होगा। यानी कि जब ये 15-20 साल का हो जाएगा तो ये कितना ज़बरदस्त होगा, मेरा कहने का वो मतलब है। तो साथियों, ये अभी पूरे के पूरे 550 जिला में इसका नेटवर्क अभी बिल्ड हो चुका है। हर जाति समूह के लोग इसका कार्य करता हैं और पूरे देश भर के इंटेलेक्चुअल लोगों से ये ट्रेनिंग लेते हैं, कैडर लेते हैं। ये आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं है, ये प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षित बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में और बेहतर काम करने की इनमें क्षमता होती है, वो है कैडर। प्रशिक्षित आदमी की विशेषता क्या है कि विपरीत परिस्थिति में और बेहतरीन तरीके से काम करने की इनमें हिम्मत होती है। आम आदमी की क्या होती है, जब भी विषम परिस्थिति आएगा आम आदमी बिखर जाता है। कैडर की परिभाषा क्या है कि जब भी विषम परिस्थिति है कैडर निखर जाता है। तो इतना ये पूरा कैडर बेस्ड संगठन, पूरा 48 ईयर्स का जो हमारे जो आंदोलन का जो अनुभव है, और ये आंदोलन हमारा निजी आंदोलन नहीं है, हमारे महापुरुषों का 5000 साल का जो आंदोलन है, उसमें की जो फार्मूला को पकड़ पकड़ के आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से और बेहतर बनाया जा रहा है। और हमारे पास में 5000 सालों का जो हमारा इतिहास है, हमारे पुरखों का इतिहास है, जो इनके साथ में लड़ाई लड़ा जा रहा था, उस लड़ाई का जो निचोड़ है कि गौतम बुद्धा ने ऐसा कौन कौन सा फार्मूला को उन्होंने इस्तेमाल किया और इनको हरा दिया। उसके बाद में मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ जो अखंड भारत के रूप में जाना गया। और उस समय भारत देश की जो जीडीपी है सबसे ज़्यादा था, 32% से ऊपर था। आज तक उसको अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, वो भारत ने हासिल कर चुका है हमारे पुरखों के बदौलत। तो हमारे लोगों का मोरल को तोड़ने के लिए बोला गया कि भाई ST SC OBC में मेरिट नहीं होता है। हमारे लोगों में इतना मेरिट था कि आज तक उसका रिकॉर्ड विश्व में कोई तोड़ नहीं पाया। 32% का GDP भारत ने हासिल किया। और अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय को आप देखेंगे तो वहाँ पर उस टाइप का विश्वविद्यालय आज का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसा यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुआ था। ये हमारे पुरखों ने बनाया था। हमारे पुरखों ने जब सामाजिक स्तर पे जब उन्होंने काम किया तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यता है, लोग आजकल का शहर को देखता फिर बोलता अरे बाप रे क्या मॉडर्न ज़माना है। हमारे लोग उस समय इतना ज़्यादा मॉडर्न थे कि आज की जो जितनी भी जो सभ्यता है उस समय की सभ्यता के सामने पानी कम चाय है। इतना हमारे लोगों ने काम किया। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे लोगों के पास में ऐतिहासिक रूप में हमारे पास में धरोहर है, किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुए। चाहे वो सभ्यता की बात हो नंबर 1,
एजुकेशन की बात हो नंबर 1, चाहे आप अगर देश के विकास और जीडीपी की बात बोलोगे तो नंबर 1। ये तमाम चीज़ों का जो अनुभव है हमारे 5000 सालों का, उनके लड़ने का अनुभव, सभी चीज़ों का अनुभव को निकाल के बामसेफ अपने कैडर से लोगों को प्रोवाइड करता है, प्रशिक्षित करता है। फिर हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सिनारियो खड़ा हुआ साथियों। वो सिनारियो क्या है कि ईसाइयों के ऊपर में बड़ी तादाद में इन्होंने जुल्म ज़्यादती करना शुरू किया। तो राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया, और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा नाम का संगठन बनाने के बाद में ये जो दमनकारी या जो असामाजिक तत्व हैं, इनका बंदोबस्त करने के हिसाब किताब से ये संगठन का निर्माण किया जा रहा है। और भारत देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और संविधान को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। तो यही राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इंपॉर्टेंस क्यों है, भारत मुक्ति मोर्चा इंपॉर्टेंस क्यों है, अन्य संगठन इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, इस बातों को बता के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। देखिए, अभी हमारे समाज में अगर आप देखेंगे तो 6 लाख से ज़्यादा सामाजिक संगठन है। तो सामाजिक संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ सके। सामाजिक संगठन बनाने का मुख्य मतलब वो है। लेकिन अगर वही चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए, 6 लाख सामाजिक संगठन हो जाए, तो आदमी कौन सा संगठन में विश्वास करके लड़ाई लड़ेगा? बात बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गया? आपको भोजन जिंदा रखने के लिए खिलाया जाता है, हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसका एक संतुलित आहार का एक मापदंड है। अगर आदमी एक एक बार में 3-3 किलो अगर ठेलना शुरू करे तो कंडीशन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो सामाजिक संगठन, कुछ सामाजिक संगठन होना चाहिए सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए। लेकिन अगर हमारे बीच में अगर ऑप्शन 6 लाख हो जाए तो आप किसको चुनोगे? आपको दावा किया जाएगा कि हमारी सामाजिक संगठन सबसे अच्छा है, आप उसके साथ में अपना 5 साल वक्त खराब कर दिए या 10 साल वक्त खराब कर दिए। उसके बाद में उस जगह पे जहाँ पे आपको न्याय मिलना चाहिए, उस जगह पे आपको अगर ठगी का शिकार हो जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? आपका विश्वास धीरे धीरे कम होगा कि नहीं होगा? तो साथियों, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारा ईसाइयों का संगठन है, बहुत सारा समाज का सामाजिक संगठन है। आजकल तो जातियों का संगठन को भी सामाजिक संगठन बोला जाता है। अभी जैसे हमारे उधर, मैं जसपुर जिला का हूँ, तो उधर जैसे बोलता है उरांव समाज संगठन, कंवर समाज संगठन, मंडावी समाज संगठन, ये तो जाति है। लेकिन आजकल इतना मतलब कि हमारे लोग पूरा एकदम से इधर से पूरा गए गुजरे हो गए कि जाति का समूह को समाज का संगठन बोल के, मैं फलाना समाज का मैं समाज मतलब कि अध्यक्ष हूँ, ऐसा वो जाति का नाम बोला ऐसा। तो ऐसा बहुत सारा मतलब कि हमारे बीच में मिसकॉन्सेप्ट को यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया है, जिसके वजह से लड़ाई बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ साहब। इसका सिंपल सा उदाहरण क्या है? हर चीज़ को नापने का एक मापदंड होता है। हर चीज को, अनाजों को क्या से नापा जाता है? किलो से, किलो से नापा जाता है ना। और पानी को क्या से नापा जाता है? लीटर से। अगर कोई आदमी बोलेगा कि मैं समाज का बहुत बड़ा होशियार आदमी हूं, मैं अनाज को अब मैं लीटर से नापूंगा, तो सही मापदंड आ पाएगा क्या? अगर वो धान को नापना शुरू करेगा किलो भटकरा के जगह पर लीटर से ऐसा नापना शुरू करेगा, तो ऐसा आधा लीटर 1 लीटर करेगा तो 1 किलो का माप आएगा क्या? तो हर चीज को नापने का मापदंड है। तो सामाजिक संगठन को नापने का मापदंड क्या है, बहुत जरूरी है ना। अभी बहुत सारा सामाजिक संगठन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से सामाजिक संगठन से लेकर लड़े। हर कोई बोल रहा है कि हम लोग ईसाई की हितैषी हैं, हम लोग ईसाई की हितैषी हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मापदंड क्या है? संगठन बनाते समय उद्देश्य को निर्धारित करना। हमारी संगठन का उद्देश्य है साथियों आजादी, पहला, और इसमें कोई समझौता नहीं, आजादी। तो हम लोग यहां पे जब काम करते हैं तो हम इन ब्राह्मणों के चंगुल से आजाद होने में 1 कदम कामयाब हो पाए, 2 कदम कामयाब हो पाए कि 3 कदम हो, वो हमारी समीक्षा का हिस्सा है कि ये जो विदेशी वर्सेस मूल निवासी की जो लड़ाई भारत में चल रही है, आप लोगों को प्रताड़ना के पीछे वही मामला है। उनको इस जगह पर टिकना है, और उन लोग धर्म से ही बहुसंख्यक होते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज आप तुलना करोगे तो आदिवासी 7.5%, एससी 15%, ओबीसी 52%, माइनॉरिटीज 15%, है ना, और ब्राह्मण 3.5%।
संकट आया कि नहीं आया? संविधान के पहचान के वजह से संकट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3.5% आदमी आपके गांव में वार्ड पंच नहीं जीता सकता है, लेकिन वो एसटी एससी ओबीसी के लोगों को समर्थक बना के और बेवकूफ बना के देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? पंचायत बना रहे, सरपंच बना रहे कि नहीं बना रहा है? तो जो आदमी बेवकूफ बना के, लड़वा के अगर देश की पंचायत का अगर सरपंच बना रहा है तो आपको ऐसे छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वो तो पूरा घोटेगा ना भाई, पीस डालेगा, वो पूरा घोटेगा और परिणाम आप सबों के सामने है। वो बोल रहा है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि भैया कक्षा 8वीं और 10वीं तक बच्चे को फ्री में पास करना है। अब बच्चा फ्री में पास होगा तो मेरिट आएगा क्या? भाई जिस जवान बच्चे को, जिस बाल्यावस्था के बच्चे को पता चल जाए कि मैं फेल हो ही नहीं सकता, पढ़ेगा क्या? अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर वो क्या है कि आने वाले समय पर उसमें मेरिट डेवलप होगा कि इधर? जब इधर मेरिट डेवलप नहीं होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? तो यहां पे काम उल्टा किया जा रहा है, एकदम उल्टा किया जा रहा है। प्रचार ऐसा किया जा रहा है, प्रचार करते समय ऐसा लगता है कि मेरे फेवर का बात किया जा रहा है, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। सुनने में कितना मजा आता है। पढ़ाई क्या दे रहा है? 0 बटा सन्नाटा। ऐसा बोला जा रहा है। आपको पॉलिटिकल पार्टी का इतना भयंकर समर्थक बनाया और आप लोग एकदम से जिताने के लिए जीने मरने टाइप का हो जाते हैं। 5 साल जीतता है, आपके उत्थान के लिए, आपकी तरक्की के लिए क्या नीतियां बनती है? 0 बटा सन्नाटा। यहां के युवाओं को पढ़ लिख के चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के ऊपर प्रेरित करना चाहिए, विकास के ऊपर बात होना चाहिए। टीवी में सुबह शाम विकास, विज्ञान और साइंस वाइंस की मानव कल्याणकारी बातें आना चाहिए। वहां पे तो लड़ाई झगड़ा, अरे ये सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाला खबर आता है कि नहीं आता है? वो प्रचार करा है विश्व गुरु का और व्यवहार कैसा है? सत्यानाश का। तो ये सारी चीजें इन लोग इसलिए कर रहा है ताकि उनकी सुप्रीमेसी बना रहे, और उनकी सुप्रीमेसी छुपती है, धर्म से छुपती है, धर्म से छुपती है। और धर्म के वजह से वो जो 3.5% जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, धर्म के वजह से वो 85% बनने का ये अभियान है। ये जो घृणा अभियान मुसलमानों के साथ में चलाया जा रहा है, ये घृणा अभियान ईसाइयों के साथ में चलाया जा रहा है, ये घृणा अभियान शरणा धर्मी वालों के साथ में चलाया जा रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं ना भैया, ये कुछ नहीं है, दिल्ली में बैठने का मामला है। क्योंकि अगर कैटेगरी वाइज अगर आप तुलना करोगे तो 3.5% है। अपने गली का वार्ड पंच नहीं चुन सकता है, वार्ड पंच जिता नहीं सकता है, दिल्ली जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो करेगा क्या? कुछ ना कुछ उपाय तो करेगा। उसका एकदम से ट्रायल और टेस्टेड फार्मूला है, भैया धर्म के नाम से लड़वा दो। और हमारे लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। लड़ाई लड़ना है, मुख्य धारा के लिए लड़ाई लड़ना है। ये छोटी मोटी चिंदी चोरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। मुख्य धारा क्या है? हर किसी की तरक्की, हर किसी की उन्नति, बौद्धिक विकास, ज्ञान का, विज्ञान का, ये कम मिले तो लड़ना चाहिए। हमारे लोग कहां पे लड़ रहा है? धर्म की वजह से। और हमारे लोग ऑटोमेटिक नहीं लड़ रहा है, उसको लड़वाया जा रहा है, जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। तो इतना भयंकर आप लोगों के बीच में समस्या को पैदा करने वाला और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके गांव का बैगा अगर विरोध कर रहा है तो उसकी व्यक्तिगत, उसकी विचार उपजी भी नहीं है, उसको विरोध करने के लिए ब्राह्मण उकसा रहा है। एकदम से साफ सुथरा मामला है। इसीलिए उससे लड़ने के बजाय उस आदमी को विचारधारा को समझाने का प्रयास कीजिए। जब विचारधारा समझ जाएगा तो लड़ने के बजाय प्रेम करना शुरू करेगा। मैं यकीन बता रहा हूं, जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा में नहीं आया था साथियों, तो मेरे उरांव होने पे मुझे गर्व महसूस होता था। मैं सही बात बता रहा हूं। और मुझे कुछ पागल लोग ने बता दिया था कि ये जो उरांव जाति के जो लोग हैं, ये फलाना जाति से थोड़ा ऊंचे हैं, ऐसा मेरे को बताया गया था। तो मुझे प्राउड फील होता था ऐसा। फिर बाद में पता चला कि भाई उरांव लोगों से ज़्यादा दमदार तो फिर कंवर लोग हैं, ऐसा। अच्छा, ये बात है। फिर और बात पता चला कि कंवर लोगों से और ज़्यादा दमदार राठिया लोग हैं। तो ये सारा सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको बड़े तरीके से इन्होंने ब्राह्मण लोग ने 6000 से ऊपर 6743 जातियों का टुकड़ा में बांटा हुआ है। और इसको क्रमिक समानता बोला गया है। क्रमिक समानता बोला गया मतलब कि इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया गया ना, लोग जाति से प्राउड फील करता है। जबकि आप पूरे 200 देशों में आप देखेंगे, पूरे 200 देशों में जाति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है।
भारत में वो दिल्ली के गद्दी पे कब्जा करने को उन्होंने जातियां बनाई, और जातियों में इतना नफरत भरा, इतना नफरत, तुम छोटा, तुम बड़ा, तुम घृणा, तुम फलाना, तुम ठिकाना, धर्म रे, ऐसा रे वैसा, ये सब पूरा करने के बाद में उनको नफरत फैलाने का बीज उन्होंने कामयाब हो गया। तो अभी हम लोगों को इसको काउंटर करना है साथियों, मुख्य धारा की लड़ाई लड़ना है। धर्म अपने जगह पे बहुत सुरक्षित है, इन लोगों के द्वारा इसको असुरक्षित प्रदान किया जा रहा है। जैसे ही 2028 में सरकार बदलेगी, नीतियां बदल जाएगी, नीतियां बदल जाएगी, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जो असामाजिक तत्व है उसे सजा मिलेगी और जो जनता है उसको सुरक्षा मिलेगी। बात खत्म है यहीं पे। तो आप समस्त बुद्धिजीवी लोगों से मैं ये बताना चाहता हूं कि सामाजिक संरक्षण के लिए और धार्मिक संरक्षण के लिए आप लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा में 100% आना चाहिए, क्योंकि यही आपको उस जगह तक ले सकेगा। क्योंकि इस संगठन को बनाने के पीछे मकसद यही है, और ये राष्ट्रव्यापी संगठन है। और अगर आप लोगों को अगर धार्मिक सुरक्षा का अगर आपको देखना है तो फिर आप यहाँ पे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा नाम का यहाँ पे एक संगठन है, सामाजिक संगठन, वो आप लोगों को यहाँ पे सेफ गार्ड प्रदान कर सकता है, क्योंकि पूरे देश भर में ईसाइयों का ये संगठन है। और यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं साथियों, आप इनके साथ में जब आप मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको एक अलग सा ऊर्जा की अनुभूति होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा संख्या है। अभी पूरे भारत देश में 30 जनवरी को ईसाइयों के ऊपर में हो रहे अन्य अत्याचार को लेके पूरे जिला मुख्यालय में, पूरे देश भर के 550 जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम लगाया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इससे क्या होता है, अरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से सरकार बदल जाता है, प्रशासन में बैठा हुए कलेक्टर के कान खड़ा हो जाता है। तो अगर 550 जिला में अगर ज्ञापन जाएगा तो सामने वाले को क्या समझ में आया, संगठित होना शुरू हो चुका है। अरे आप लोगों का समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगा। अभी जैसे जशपुर को आरएसएस का गढ़ बोला जाता था, वहाँ से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा में जो विरोध करना शुरू हुआ शासन का, प्रशासन का और हर जन विरोधी नीतियों का, तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। पहले जितना मनमाना करना था वो हो चुका, अब मनमाना नहीं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बना रहा था साथियों, तो इन्होंने पक्ष और विपक्ष ये सरकार में दो बनाया कि रूलिंग पार्टी होगा एक और एक ओपोजिशन होगा, एक पक्ष होगा और विपक्ष होगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ जयराम जी, आप अगर पक्ष में हैं, आप रूलर हैं, आप शासन चला रहे हैं, आप मनचाहा कुछ भी करें, और मैं ईमानदार से विपक्ष हूँ। जैसे भारत मुक्ति मोर्चा पूरे भारत देश में सबसे ईमानदारी विपक्षी का रोल अदा कर रहा है। मैं हर उस जन विरोधी नीतियां जो आप बनाएंगे उसका मैं एकदम डंके के चोट पे विरोध करूंगा। अब विरोध मतलब कि आप जन विरोधी नीति बना पाएंगे क्या? नहीं बना। आज जो बीजेपी जन विरोधी नीति पार्टी जो नीतियां बना पा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है साथियों, जो विपक्ष है वो अपना काम सही नहीं कर रहा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो जयराम साहब हैं, ये अगर जन विरोधी नीतियां बनाते हैं और मैं विपक्ष में हूं, ओपोजिशन में हूं, मैं इसका विरोध करने के बजाय अगर मैं इसका समर्थन करूंगा तो ये जन विरोधी नीतियां लागू करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा? आज कांग्रेस विपक्ष में है ना, तो कांग्रेस विपक्ष में है तो जन विरोधी नीतियां क्यों लागू हो जा रही है? क्योंकि जो भाजपा जो रूलर पार्टी है, उसका जो कांग्रेस है वो विपक्ष पार्टी नहीं है, ओपोजिशन नहीं है, वो समर्थक पार्टी है वो। इसीलिए इतना सत्यानाश का कारण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे अलग सामाजिक संगठन की जरूरत है, अलग राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे और सभाटन करना है, आपको ज्ञान की बातों को सुनना है। ब्राह्मणों से संबंधित जितना भी सामाजिक संगठन है छोड़ो, समस्या का समाधान बता रहा हूं। ब्राह्मणों का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उनका एकदम से छोड़ दो, वोट ही मत दो। सिर्फ हमारे एसटी, एससी, ओबीसी का जो मूल निवासी जो संगठन है, पार्टियां हैं, आप सामाजिक संगठन को सपोर्ट करो, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, समस्या स्वतः खत्म हो जाएगा। और अगर आप सामाजिक रूप से संगठन बना के आप लड़ाई लड़ेंगे बाहर बाहर और सरकार बनाने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनका सामाजिक संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये समस्या सदा सदा बना ही रहेगा। अगर आपको समाधान चाहिए तो जो चीज विकराल रूप बन के आप लोगों के ऊपर हावी हो रहा है उसको विकराल बनने से रोकना होगा। हम सभी लोग गांव देहात के आदमी हैं, मैं देहाती आदमी हूँ, मैं जंगल के बीच का रहने वाला आदमी हूँ। मैं तो हमारे तरफ एक खुजली लगने वाला एक पेड़ है, उसको आल कुस्सा बोलते हैं।
वो इमली की तरह ऐसा लंबा लंबा उसका फल होता है और उसके फल के ऊपर में बिल्कुल बारीक बारीक जो थोड़ा सा हाँ थोड़ा उसमें रहता है ऐसा, और वो सूखता है और वो अगर हवा का झोंका से अगर थोड़ा सा बूढ़ा आड़ के इधर आ गया ना, इतना खुजली करेगा कि यार दिमाग दही हो जाएगा। उसको हमारे उधर बोलते हैं आल कुस्सा बोलते हैं उधर, बैडो बोलते हैं। अच्छा बैडो बोलते हैं, हमारे उधर जसपुर में उसको आल कुस्सा बोलते हैं, ये कुरुख बोली में आल कुस्सा बोलते हैं इसको। तो अगर आपको समाज में खुजली नहीं होना चाहिए आपकी समाज में, और यहाँ पे बड़ा सा पेड़ है और सुबह सुबह आके अगर हमारे ही लोग अगर उसमें पानी डालने का काम करेगा तो वो और दीर्घायु होगा कि मरेगा वो। अगर वो पेड़ के जो जड़ है जो हमारे लिए खुजली पैदा कर रहा है, उसको हम लोग रोज सुबह सुबह पानी देंगे तो वो पेड़ दीर्घायु होगा कि वो मरेगा, वो बढ़ेगा, दीर्घायु होगा, लंबी उम्र में हो जाएगा और ताज़ा फल देगा और बड़ा बड़ा फल आएगा। उसके बाद में पूरे जो गांव है, पूरा समाज है, पूरा खुजली का कारण बन जाएगा। तो अगर आपको समाज को खुजली से निदान कराना है, उसको मुक्ति कराना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो बैडो का पेड़ है, जो आलकुस्सा का पेड़ है, उसमें पानी नहीं डालना है आपको। एसटी एससी ओबीसी को, ब्राह्मणों का कोई सामाजिक संगठन में जुड़ना नहीं है, ना पदाधिकारी बनना है, ना आपका कार्यकर्ता बनना है। पहला मतलब कि जो आपको जो काम करना है अभी इस वक्त, वो काम करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको कितनों ही लालच दे, आपका फायदा हो सकता है, आपका बच्चे का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो लोग सरकार बनाने के बाद में आपके बच्चे के विरोध में ही एजुकेशन सिस्टम बनाता है, आपके बच्चों के विरोध में ही धार्मिक वो जो कानून बना रहा है वो बना रहा है, आपको इस्तेमाल करके आपके बच्चे के विरोध में। सोचिए तो कितना भयंकर मामला है। तो सामाजिक संगठन को एकदम से छोड़िए उसका। और दूसरा जो आप लोगों को काम करना है कि इनकी राजनीतिक पार्टियां एकदम से छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग राजनीति में पावरफुल होंगे, वो अपने आरएसएस का आदमी को कलेक्टर बना के आपके जिला में भेजेगा, पूरा 5 साल लात जूता चलेगा धुआंधार। थाना में वो अपने ही आरएसएस के कैडर का सिपाही को भेजेगा, थानेदार को भेजेगा, पूरा 5 साल धुआंधार चलेगा, कानून के विरोध में जा जाके काम करेगा। आप गुनाहगार नहीं हैं, आप दोषीदार नहीं है, आप ही को सजा जेल में डालेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, आप देख लीजिए। तो आपको ये काम नहीं करना है। उनकी सरकार बनना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो किसी को कमजोर करना है तो उसकी जो ताकतवर चीज है उसको छीनो और संवैधानिक तरीके। अरे वोटें नहीं देंगे, बात खत्म। क्या कर लेगा, जबरदस्ती लेगा क्या? ईवीएम से करेगा, ईवीएम उठा उठा के पटक देना है, बात खत्म। क्या से करेगा? लोकतंत्र में जनता की जो सुप्रीमेसी है, जनता की पावर नंबर 1 है। और ये जो सरकार है, ये जो प्रशासन है, ये जो जुडिशरी है, ये जनता का सेवक है। लेकिन आज उल्टा हो गया, जानकारी के अभाव में वो जो सरकार है वो बोस बन गया भैया, तानाशाह हो गया। अरे फलाना हम ऐसा बोल रहे, सरकार है, तुम मानना पड़ेगा, बताइए तो। जबकि लोकतंत्र को दुनिया की सबसे अच्छा व्यवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोगों की वजह से सरकार बनती है। लेकिन उन्होंने, आप वोट नहीं दोगे तो ठीक है, ईवीएम से हम तुम्हारा वोट चुरा लेंगे, लोग हमारा का उखाड़ोगे। लोकतंत्र को चलाने के लिए पक्ष होगा, विपक्ष होगा, हम तुमको बेवकूफ बनाएंगे और एक ही ब्राह्मणों की पार्टी को पक्ष भी बना देंगे, विपक्ष भी बना देंगे। रूलिंग का हम विपक्ष नहीं, रूलिंग का हम विरोध करने वाला पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उसको समर्थन करने वाला पार्टी बनाएंगे। और पूरे 1950 1947 से लेके अभी तक वही चल रहा है साथियों। इसी वजह से हमारे पास में समस्या है। समस्या का मूल कारण ये है, और समाधान, मैंने समस्या भी एकदम खुल के बताया और उसका समाधान भी बताया। और ये ट्रायल टेस्टेड फार्मूला है, ये ट्रायल टेस्टेड फार्मूला है, परिणाम आना 200% गारंटी है। और अभी एकदम तत्काल में पूरे के पूरे लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन में जोड़िए। और जो लोग भी ईसाई धर्म को मानते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक संगठन है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, उसमें जोड़ने के लिए अपील कीजिए। आप प्रशिक्षण में बैठिए, और प्रशिक्षण के माध्यम से जब आप अपने क्षेत्र में लीडरशिप करना शुरू करेंगे, सरकार की तानाशाही ऐसे खत्म हो जाएगी। सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए विपक्ष के रूप में सांसद भवन मौजूद है, लेकिन विपक्ष नहीं, उनका समर्थक साथी है, इसलिए समस्या खत्म नहीं हो रहा है। और जो समस्या सांसद में खत्म नहीं होती है उसको सड़कों से खत्म किया जा सकता है। और बाकी आप लोगों के लिए और भी जो जानकारी है उस देने के लिए हम लोग हैं, हम लोग आपके सेवक हैं। सेवा करने का जब और मौका मिलेगा जरूर सेवा करेंगे। तो साथियों, एक ही दिन में बहुत सारी बातें बताने से कुछ इधर होता है, कुछ उधर होता है। तो मेरी जो छोटी सी एक जो बातें था, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, मनन कीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ इसलिए 100% नहीं मानना है, आपको अपना विवेक को इस्तेमाल करना है। इसमें भी मानने ना मानने का एक सिद्धांत है।
गौतम बुद्धा जब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे तो अक्सर एक चीज़ बोलते थे कि कोई बात किसी ने बोल दिया इसलिए नहीं मानना है, या किसी किताब में लिखा इसलिए नहीं मानना है। उस बात को सबसे पहले सुनना है और अपने विवेक और बुद्धि में उसको तर्क करना है। सही है तो मानना है और सही नहीं है तो नहीं मानना है। इससे धोखा खाने से बच जाएंगे। और जागृति का दूसरा सिद्धांत क्या है साथियों, कि जो जागृत करता है वो धोखा नहीं देता है, और जो धोखा देता है वो कभी जागृत नहीं करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार भारत मुक्ति मोर्चा की मीटिंग में बैठो, एक बार आरएसएस की मीटिंग में बैठो, आपको फर्क खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वहाँ पे लीपा पूती चलेगा, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पर्दा फाश कर दिया जाएगा। अब बैठो, आप चेक करो, और जो सही है उसको साथ दो और जो गलत है उसको विरोध करो। और शिक्षित आदमी की क्या परिभाषा है? शिक्षित आदमी वो होता है, हमारे लोग शिक्षित आदमी किसको बोला जाता है साहब? जो पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, वो नहीं है। शिक्षित परिभाषा वो नहीं है। शिक्षित आदमी की परिभाषा है साथियों, गलत चीज का विरोध कर सकता है वो शिक्षित आदमी है, और सही चीज का समर्थन कर सकता है वो शिक्षित है। ये ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का ये कथन है। शिक्षित आदमी की क्या पहचान है? शिक्षित आदमी की पहचान वो है जो गलत बात का पुरजोर तरीके से विरोध करता है और सही बात का समर्थन करता है। अगर हमारे बस्तर में, अगर जिसको हम लोग शिक्षित बोल रहे हैं, सभी लोग अगर गलत बात का विरोध करते और सही का समर्थन देते तो समस्या होता क्या? नहीं होती। तो पूरा मिश्रा दिया ना आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने। तो हम लोगों को जागृति के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उनके बीच में जागृति लानी है, और आने वाले समय पे ये जो समस्या है पूरा समाधान हो जाएगा साथियों। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सुप्रीमेसी होती है, और बिल्कुल राष्ट्रीय ताकत के रूप में अभी भारत मुक्ति मोर्चा उभर के आ रही है। एसटी, एससी, ओबीसी को वास्तविक प्रतिनिधित्व पैदा करने के लिए, वास्तविक प्रतिनिधित्व देने के लिए, और इसमें आप सबों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय पे आप लोग अपनी समस्या का समाधान करने तक लायक ताकत जुटा लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करते हुए आज की इस बैठक की बातों को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुरलीवासी।